अस्सलाम वालेकुम। TCL स्पोर्ट्स लाउंज के एक बहुत ही ख़ास एपिसोड के साथ मैं हूं हैदर अज़हर और मेरा साथ देंगे हर दफ़ा की तरह रेहानुल हक। आज पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का एक बहुत ही एंटरटेनिंग दिन गुजरा। हमारे दिन की शुरुआत हुई जब मोहम्मद वसीम जो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हैं उन्होंने पाकिस्तान वर्ल्ड T20 की स्क्वाड अनाउंस की। ये वही स्क्वाड है जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी सीरीज़ खेलनी है और इंग्लैंड के खिलाफ भी सीरीज़ खेलनी है। अभी इस स्क्वाड की अनाउंसमेंट पर तनकीद शुरू ही हुई थी कि एक और बॉम्ब गिरा और वो बॉम्ब था कि पाकिस्तान के हेड कोच मिसबाहुल हक और पाकिस्तान के बॉलिंग कोच वकार यूनुस वर्ल्ड कप से एक महीना पहले मुस्ताफी हो गए। उसके बाद से सूरत हाल कुछ ऐसी रही कि सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में सवाल आया ये हो क्या रहा है। दूसरा सवाल ये आया कि अगर हेड कोच और बॉलिंग कोच दोनों मुस्ताफी हो गए हैं तो ये जो स्क्वाड आज अनाउंस हुई है ये किसकी रिक्वायरमेंट पे अनाउंस हुई है या किसकी रिक्वायरमेंट पे ये कॉल की गई थी एंड हु इज राइट नाउ कॉलिंग द शॉट्स एज फार एज द टीम इज कंसर्न। क्या ये जो हमने स्टेटमेंट्स आज पढ़ी हैं वकार यूनुस की और मिसबाहुल हक की, क्या वाकई में ये वजूहात हैं? जिस तरह मिसबा की स्टेटमेंट ये कहती है कि जब वो क्वारंटीन कर रहे थे अपने जब वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं वेस्ट इंडीज़ में तो उन्होंने अपने पिछले 2 साल की परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया और उसके बाद उन्होंने असेस किया कि जो इंटरनेशनल कैलेंडर है वो इतना चैलेंजिंग होगा, मैं अपने ख़ानदान से इतना दूर होऊंगा, तो मैंने फिर इस वक्त सोचा कि मैं मुस्ताफ़ी हो जाता हूँ। मुझे पता है कि टाइमिंग ठीक नहीं है तो बट तब भी मुझे लगता है कि यही सही फैसला है। वकार यूनुस ने कहा कि क्योंकि मैं मिसबा के साथ एक कॉम्बिनेशन बनकर आया था तो मुझे भी यही लगता है कि मुझे छोड़ देना चाहिए। पहला सवाल रेहान, ये क्या हो रहा है? ये वही हो रहा है जो हर मेजर इवेंट से पहले होता है क्रिकेट में। आई थिंक जब से मेरी मेमोरी है 92 वर्ल्ड कप में जो न्यूज़ आई थी वो थी जो जावेद मियांदाद ने बाद में बोला भी था कि 92 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले इट वाज ऑलमोस्ट अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द कैप्टन इमरान खान, पर फिर सेमीफाइनल न्यूजीलैंड के साथ खेला गया, पाकिस्तान मैच जीता और फिर वो वर्ल्ड कप जीत गया। 99 के आपको पता नहीं ये वाली बात हम पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं करते कि 92 के कैप्टन के खिलाफ रिवोल्ट था, पर ये तो ऑन रिकॉर्ड है तो एक्नॉलेज करें या ना करें, इट्स ऑन रिकॉर्ड। तो 99 के वर्ल्ड कप से पहले जो जावेद मियांदाद हैं उन्होंने 6 दिन पहले स्क्वाड के निकलने से पहले उन्होंने अपनी रेजिग्नेशन दी। 2009 का वर्ल्ड T20 जब पाकिस्तान जीता तो उससे पहले टूर्नामेंट के दौरान जब पहला मैच हारे तो अब्दुल कादिर साहब ने अपनी रेजिग्नेशन दे दी एज चीफ सेलेक्टर। यूनुस खान ने मैच के बाद कहा था, जब मैच हारे थे उसके बाद बोला था कि T20 क्रिकेट इज़ अ लिटिल फन क्रिकेट, जिसके ऊपर बहुत तनकीद का WWE की तरह। बिल्कुल, और फिर पाकिस्तान वो वर्ल्ड T20 जीता। तो आई मीन तो आप ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप जीतने लगे, आई थिंक वो ऑल द साइंस असाइड जो हम हर दफ़ा करते हैं वी ट्राई टू फाइंड पॉजिटिव्स इन एवरीथिंग एंड वो 92 में भी यही हुआ था वो वाला। लेकिन आई थिंक अगर आप लॉजिकली देखें तो पाकिस्तान क्योंकि यूएई में वर्ल्ड T20 हो रहा है वर्ल्ड कप वर्ल्ड T20 का, तो पाकिस्तान शुड बी वन ऑफ द फेवरेट्स बिकॉज पाकिस्तान का जो रिकॉर्ड है यूएई के अंदर दैट इज अनबिलीवेबली गुड। और सेकेंडली यूएई के अंदर ये सारे प्लेयर्स जो स्क्वाड में सिलेक्ट हुए हैं और वो जो स्क्वाड में बाद में सिलेक्ट होंगे तो उन सब का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है इन यूएई। अच्छा, हम स्क्वाड पे बात करेंगे क्योंकि स्क्वाड भी अपने आज हम जरूर कॉन्वर्सेशन स्क्वाड पे भी करेंगे, लेकिन आज के शो की एक और खास बात यह है कि रेहान इजंट द ओनली एनालिस्ट जो शो का हिस्सा बनेंगे, बल्कि आपकी भी कॉल्स को हम शो का हिस्सा बनाएंगे। बल्कि हमें ज्वाइन किया शाहरुख ने कराची से। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे बात करनी थी सिलेक्शन के हवाले से जो स्क्वाड में अनाउंसमेंट हुई आज जी। तो हमने PSL में इस सीजन देखा कि सरफराज अहमद की एज अ बैट्समैन काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, तो आजम खान टीम में सिलेक्ट हुए, ऑल्दो उनको चांसेस उस तरह नहीं मिले नेशनल साइड में जिस तरह मिल सकते थे क्योंकि उनकी इंजरी हो गई और वेस्ट इंडीज में हमारे मैचेस भी नहीं हुए। लेकिन हमें पता है कि सरफराज एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन काफी वैल्यूएबल होते हैं और जिस तरह हमारे मिडिल ऑर्डर के क्राइसिस है तो मुझे ऐसा लगता है कि सरफराज होने से थोड़ी स्टेबिलिटी भी मिल जाती है और हमने उनको उस तरह चांस भी नहीं दिया, तो जिस तरह उनकी PSL की परफॉर्मेंस थी। तो एक तो सरफराज वाली बात और दूसरी बात यह कि हमें पता है कि फहीम अशरफ जब पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी T20 की तो उसमें फहीम अशरफ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, खासतौर पे जहाँ वर्ल्ड T20 है, चेंज ऑफ पेस वगैरह इस तरह की जो वेरिएशंस हैं वो काफ़ी यूजफुल होंगी। तो फहीम अशरफ की हवाले से भी मैं यही कहना चाह रहा था कि सरफराज और फहीम, क्या आपको नहीं लगता कि उनको स्क्वाड में लाजमी होना चाहिए था इन द 15? थैंक यू सो मच शाहरुख फॉर योर क्वेश्चन। शाहरुख, आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो इनफैक्ट मैं सुबह से आई एम ट्राइंग टू ग्रास्प विद द सेम थिंग, क्योंकि सरफराज का मैंने शो में पहले भी कहा था
कि ही समवन जिनकी जगह ऑटोमेटिकली अब मेरे नज़दीक तो बैट्समैन के तौर पे भी बनती थी मिडिल ऑर्डर में, स्पेशली जो उनका PSL था, ही वॉज इफेक्टिवली आपके प्रॉबली बेस्ट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन लोकल, अगर हम करें नंबर वाइज ही वॉज योर बेस्ट लोकल मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। जहाँ तक और लेकिन आज़म का मैं इसलिए कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि देखें आज़म अगेन हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, और जो भी इनमें से सिलेक्ट होता ही वुड हैव प्रॉबली बीन ऑन द बेंच। लेकिन मैं एक तो रिहान से ये वाली बात ज़रूर करूँगा, लेकिन फ़हीम पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा क्योंकि फ़हीम की जगह अगर आप खाली ऑलराउंडर ना भी करें तो रिहान, आई एम गोइंग टू टेक लिबर्टी एंड बेसिकली एक्सप्लेन दिस कि अगर आप पाकिस्तान के मैचेस देखें, 2 मैचेस आपके शारजा में आप 2 स्पिनर्स नहीं खिलाएंगे, आपको 4 सीमर्स खिलाने पड़ेंगे एटलीस्ट, राइट? और उस सिनारियो में आपको फ़हीम की ज़रूरत पड़ सकती थी। सिमिलरली अबू धाबी और दुबई जहाँ पे चेंज ऑफ पेस है और वहाँ पर बड़े स्क्वायर्स हैं, वहाँ पर फ़हीम हैज़ प्रूवन टू बी अ वेरी वेरी इफेक्टिव बॉलर। अगर आप पिछले कुछ सालों में से PSL का रिकॉर्ड फ़हीम का, अगेन मैं बार बार यही वाली बात कहूँगा कि एज अ बॉलर ओनली मैं बात कर रहा हूँ, एज एन ऑलराउंडर मैं बात नहीं कर रहा। अगर आप फ़हीम का रिकॉर्ड निकालें जस्ट विद द बॉल तो आपको नजर आएगा कि ही हैज़ बीन प्रॉब्ली द सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर आफ्टर हसन अली ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन, और आपको उसमें यह भी नजर आएगा कि फ़हीम के नंबर सिवाय PSL 5 के जो पाकिस्तान में था और वहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपेंसिव थे, फ़हीम्स नंबर्स एज अ बॉलर अलोन आर वेरी वेरी गुड। तो मेरे नज़दीक रिहान प्रॉबली वन ऑफ द स्पिन ऑलराउंडर्स कुड हैव मेड वे फॉर फ़हीम। आई थिंक फ़हीम पे मैं ये वाली बात नहीं कहूँगा किसकी जगह किससे होना चाहिए था, लेकिन यस फ़हीम could have made फ़हीम की ज़्यादा बात, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मी टू डिस्कस फ़हीम इन डिटेल, बट आई विल से दिस के आप अक्सर लोग बात करते हैं PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर किसी को नेशनल टीम में ले लिया गया, लेकिन अगर आप फ़हीम की परफॉर्मेंस और द पाकिस्तान नेशनल टीम इन UAE देखें, क्योंकि आपका वर्ल्ड कप UAE में हो रहा है, इन UAE फ़हीम इज़ वन ऑफ दी बेस्ट बॉलर्स, यानी वो जो लेंथ वो हिट करता है, बिकॉज अक्सर पिचेस 2 पेस्ट होती हैं, द लेंथ दैट ही बॉल्स इज़ रियली डिफिकल्ट टू हिट। नई बॉल के साथ ही हैड द हाईएस्ट डॉट बॉल परसेंटेज। तो फ़हीम की जगह इन दैट सेंस कि अगर आप उसका UAE का रिकॉर्ड देखें और पाकिस्तान की सक्सेस इन UAE देखें, तो वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स वाज फ़हीम व्हेन पाकिस्तान वाज डूइंग सो वेल। कोई भी टीम आ जाती थी तो पाकिस्तान, इमाद वसीम वाज एन एक्सेप्शनल केस देयर, फ़हीम वाज एक्सेप्शनल देयर। आपकी सारी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा करती थी, नवाज आपकी सारी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छा करती थी। तो आई थिंक आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि फॉर्म भी जो है वो आपने देखनी है किसकी कहाँ फॉर्म है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ग्लेन मैक्सवेल IPL खेले UAE के अंदर, मैक्सवेल ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर मेरे ख्याल में 30 से ऊपर एक इनिंग्स में भी स्कोर नहीं किया। ही गोज़ टू ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के खिलाफ सीरीज़ के अंदर उसने हर मैच में 40, 50, 60 करा T20 के अंदर, बिकॉज कंडीशंस में इतना डिफरेंस है। तो आपने ये ज़रूर देखना है कि आपके मैचेस कहाँ पे हो रहे हैं और उन कंडीशंस के लिए कौन सूटेबल है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू गो टू कंसिडरेशन। मैं एक चीज़ यहाँ पे कहता चलूँगा कि अभी आप बिल्कुल सरप्राइज मत होइएगा कि ये फाइनल स्क्वाड एग्जैक्टली यस, क्योंकि ये वाली बात मैं और रेहान तो बल्कि सुबह दोपहर से मैसेजेस एक्सचेंज कर रहे थे। खैर हमारे तो बड़े लवी डवी मैसेजेस होते हैं, वो हम पब्लिक नहीं कर सकते लेकिन हम मैसेज एक्सचेंज कर रहे थे। हम ये कह रहे थे यार इसमें इस वक्त शोर तो बहुत मच गया, लेकिन हमने वर्ल्ड कप 2019 में भी देखा था ऐसे लोग टीम में आ गए थे जो रिजर्व्स में भी नहीं थे। तो मतलब जब तक फाइनल स्क्वाड नहीं अनाउंस होती तब तक एवरीथिंग इज अप फॉर डिस्प्यूट। ये टीम किसकी रिक्वायरमेंट पे बनी है इस पे बात करेंगे, लेकिन हमें ज्वाइन किया अब्दुर्रहमान साहब ने जो कॉल करें हमें मंडी भाउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी आपका सवाल? मेरा सवाल है कि सर शोएब मलिक को जो ड्रॉप किया है, इनको गलत ड्रॉप किया गया है मेरे ख्याल से कि अगर शोएब मलिक होते मिडिल ऑर्डर में आपका उधर स्पिनिंग ट्रैक्स होंगी और शोएब मलिक जो है अच्छा करते हैं स्पिन के अगेंस्ट। जब राशिद खान और ये कुलदीप यादव चहल ये जब प्रेशर डालेंगे तो मेरा ख्याल के शोएब मकसूद, आसिफ अली और खुशदिल शाह इनमें इतना टेम्परामेंट है कि वो इनिंग को लेके चले, एक दो शॉट तो खेल सकते हैं। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान साहब। और यही सवाल बल्कि हमें ट्विटर पे मिर्ज़ा रिजवान साहब ने भी किया है। वो पूछ रहे हैं जी शोएब मलिक को आखिरी वर्ल्ड कप में शामिल क्यों नहीं किया गया, क्या उनको इस कप में शामिल करके अलविदा नहीं करना चाहिए था? वैसे मैं आपको इतना बता दूं पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अलविदा करने का, मतलब क्योंकि एक तो खैर प्लेयर्स भी खुद भी अलविदा नहीं कहते और उन्हें फिर
मतलब कोई सेंडिंग ऑफ वाले मैचेस भी नहीं होते, तो वो वाला काम तो इस तरीके से नहीं होगा। बट शुएब मलिक, रेहान, देखिए मैं पहले भी इस बात पे टच कर चुका हूँ कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर आप T20 क्रिकेट के पायनियर्स के नाम उठाएंगे तो टॉप 5 के अंदर शुएब मलिक का नाम आएगा ही आएगा। व्हाट ही हैज़ डन इन T20 क्रिकेट नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान बट ऑल्सो लीग क्रिकेट अराउंड द वर्ल्ड, वो एक बहुत अमेजिंग अचीवमेंट है और ही इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट रन स्कोर्स, हाईएस्ट 6 हिटर्स, ऑल ऑफ दैट। बट अगर 2 साल से वो आपके प्लान्स में नहीं है और सडनली अब आपको लग रहा है कि वो आपके प्लान्स में आएंगे, तो एक तो आपकी प्लानिंग गलत है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं ये कॉन्वर्सेशन किधर स्टीयर करूँ, क्योंकि आई वुड वांट टू ब्लेम समवन, बट क्योंकि अब कोई है ही नहीं कोचिंग स्टाफ के अंदर, तो आई डोंट अंडरस्टैंड वेयर दिस इज गोइंग। तो ये कैप्टन की कॉल है कि कैप्टन क्या कंफर्टेबल फील करते हैं। इन माई ओपिनियन कैप्टन की कॉल ये होनी चाहिए कि अगर कैप्टन को लगता है कि he needs an experienced player in that middle order, तो कैप्टन needs to take that call। अब सवाल इससे पहले आया था कि सरफराज का भी आया था, अब शुएब मलिक का भी सवाल आ गया है। अब इट्स अबाउट कि सरफराज और शुएब मलिक दोनों इकट्ठे आप टीम में डालेंगे तो आप किस किस को निकालेंगे, ठीक है। तो दैट इज अ कॉल दैट द कैप्टन नीड्स टू टेक कि हु ही इज मोर कंफर्टेबल विद। सही है। इज ही मोर कंफर्टेबल विद शुएब मलिक, इज ही मोर कंफर्टेबल सरफराज, कौन हेल्प कर सकता है। और एक और चीज़, एक्सपीरियंस का ये काम नहीं है कि सिर्फ वो खेले, एक्सपीरियंस का ये काम भी है कि फॉर एग्जांपल सरफराज का कैप्टनसी रिकॉर्ड यूएई में सबके सामने है, शुएब मलिक हिमसेल्फ हैज़ बीन कैप्टन, हैज़ कैप्टन ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका है। तो इफ़ बाबर कैन गेट हेल्प फ्रॉम वन ऑफ दोज तो इट मेक्स सेंस। बट अगर बाबर के प्लान्स में नहीं है या कैप्टन की कॉल, और आई थिंक अगर आपके हेड कोच ने इस्तीफा दे दिया है ना, तो अगर किसी से कंसल्टेशन हुई होगी स्क्वाड की अनाउंसमेंट में, तो वो कैप्टन होगा। हमें जी अगले कॉलर ने ज्वाइन किया है जी, शुएब साहब फ्रॉम सरगोधा। अस्सलाम वालेकुम शुएब जी, करेक्ट कर दीजिएगा, हनान फ्रॉम सरगोधा। ओ सॉरी, हनान, आई एम सो सॉरी जी। हनान, नो प्रॉब्लम जी। मेरा सवाल रेहान भाई से ये है कि वह बाबर आजम जो है उसको फुल अथॉरिटी कोई नहीं है, क्योंकि बाबर वाज इन फेवर ऑफ शुएब मलिक एंड मैनी अदर्स, तो क्यों सिलेक्शन कमेटी जो है वो बाबर आजम की नहीं सुनती, और क्यों बाबर आजम पे कोई प्रेशर है कि वो अपनी फुल अथॉरिटी नहीं कर सकती? थैंक यू सो मच हनान आपके सवाल के लिए। हनान, अभी हम यही वाली बात कर रहे थे कि क्योंकि हेड कोच अगर अभी नहीं है तो किसी से तो कंसल्ट किया होगा, और अब तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो में यही आ रही हैं कि कैप्टन को कंसल्टेशन में लिया गया। बट देखिए उनका बाबर हैज गॉन ऑन रिकॉर्ड पहले। उनका सवाल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले भी ये बात हो चुकी है कि बाबर वांटेड शुएब मलिक इन द टीम और बाबर की बात नहीं सुनी गई। लेकिन वही पॉइंट है कि आप लीड अप टू द वर्ल्ड कप कर रहे थे, आपने ये देखना था कि कौन से प्लेयर्स को आप डेवलप कर सकते हैं। तो इन द पास्ट इट मेड सेंस कि आप मलिक की जगह यंगर प्लेयर एक ट्राई करके उसको यहाँ पे लेके आते। नाउ इफ अगर बाबर अभी चाहते हैं कि शुएब मलिक टीम में हो, तो इधर वो भी बात आती है कि राइट नाउ बाबर आजम इज Pakistan cricket का biggest star. Babar Azam is the captain of the team. If Babar Azam wants to take a call, he can take a call. It is as simple as that. And अभी वही मैं बात कर रहा हूँ कि अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुई डिसीजन, या 10 अक्टूबर तक वेट करें, काफ़ी चेंजेस आएंगी स्क्वाड के अंदर। तो लेट्स सी हाउ दैट डेवलप्स। और दूसरी चीज़ ये कि क्रिकेट चेंज हो चुकी हुई है, ये सबको रियलाइज करना है। क्रिकेट हैज़ चेंज्ड, इट इज़ नॉट जस्ट द कैप्टन हु मेक्स डिसीजंस नाउ, इट इज़ द कोच, इट इज़ अ मैनेजमेंट। आपको एक विजन चाहिए, आपको मैच। अब कैप्टन बेचारा फील्ड प्लेसिंग चेक कर रहा हो, किस बॉलर को क्या देना है, कब ओवर देना है, ये कर रहा हो, और मैचअप्स भी देख रहा हो। लेकिन रेहान, आई थिंक आप इसे ज़रा थोड़ा सा ओवर कॉम्प्लिकेट करें। लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस इज नॉट बीन डन इन पाकिस्तान राइट नाउ, जो आप बात कर रहे हैं। पर होना चाहिए ना, होना जरूर चाहिए। वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले रिजवान अली साहब, जोजी भाई, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनका सिर्फ इतना सवाल है, आर यू बोथ हैप्पी विद द पाकिस्तान? दिस इज नॉट द फाइनल स्क्वाड, सो आई डोंट नो इफ आई एम हैप्पी और सैड अबाउट इट। फाइनल स्क्वाड 10 अक्टूबर तक पता चलेगी, तो लेट्स सी हाउ दैट। मेरी तो ये है कि चाहे 10 अक्टूबर वाली हो, चाहे ये वाली हो, व्हाटएवर इज द स्क्वाड, they have our full blessing, they have our full backing and prayers। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके और सवालात को शो कैसा बनाएंगे, देखते रहे स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की वर्ल्ड T20 स्क्वाड की, और साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ी खबर गिरी हुई है पाकिस्तान के हेड कोच की रेजिग्नेशन की। तो हम अभी तक उसी को स्टडी कर रहे हैं, लेकिन आपको इससे पहले कि मैं अगले कॉलर को शो का हिस्सा बनाऊं, साथ साथ क्योंकि अपडेट देना, प्रॉपर तरीके से अपडेट देना बहुत ज़रूरी है, तो इस वक्त इंटरम जो कोचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हैंडल करेंगे सकलैन मुश्ताक साहब और अब्दुल रज़ाक साहब। तो देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि इनकी क्या अप्रोच है गेम की। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि सकलैन भाई हैज़ कोच्ड
ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ कर चुके हुए हैं, तो आई थिंक द टीम एटलीस्ट इन द इंटरिम इज़ इन गुड हैंड्स। रिजी भाई बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका पिछला सीज़न रहा। हाउएवर उनकी एक बात थी जो मुझे थोड़ा सा खटकती है, वो ये है कि उन्होंने जब टेक ओवर किया था केपी का और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उन्होंने काफ़ी क्लियरली कहा था मैं डेटा शेटा में यकीन नहीं करता। सो दैट इज़ आई एम नॉट श्योर वेदर दैट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हो सकता है कि अब उनका ओपिनियन चेंज हो गया, क्योंकि केपी में भी उनके पास एक बड़ा अच्छा एनालिस्ट था वलीद हाशमी के नाम से। चलते हैं जी अगले कॉलर की तरफ। हमें ज्वाइन किया अदनान ने लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम अदनान। जी वालेकुम सलाम हैदर भाई, आप लोग ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अदनान आप वही लाहौर कलंदर वाले हैं ना? जी मैं बिल्कुल बिग लाहौर कलंदर। जी अदनान जी हैदर भाई, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से रेहान भाई से था कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है 24 अक्टूबर को। अब हमारे यहाँ मतलब कि ये कहा जाता है एक्स लीडर्स कि भाई बड़े मैच में पहले पाकिस्तान बैटिंग करे और फिर डिफेंड करे, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले 3 वर्ल्ड T20 गेम्स में हमने इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग ही की है, लेकिन हमने बेयरली 120-130 स्कोर किया है और इंडिया ने बड़े आराम से चेस कर लिया। तो क्या इंडिया के खिलाफ हम चेस करके मैच जीत सकते हैं? और इंडिया के खिलाफ एक तो ये, और दूसरा क्या इंडिया के खिलाफ इमाद वसीम और शादाब खान 2 स्पिनर हम इकट्ठे खिला सकते हैं, जिनमें इंडिया स्पिन को बहुत अच्छा खेलता है और स्पेशली हमारे स्पिनर्स को उन्होंने बहुत मारा वर्ल्ड कप में दिया और एशिया कप में। तो क्या बेहतर नहीं होगा कि इंडिया में हम चेस करें और ज्यादा पेसर्स खिलाएं रादर देन कि हम स्पिनर्स खिलाएं 2-2, या एक स्पिनर खिलाएं या ना खिलाएं? आपका क्या ख्याल है? थैंक यू सो मच अदनान आपके क्वेश्चन का। अच्छा पहली बात तो ये आई बिलीव दुबई में मैच है, नहीं शारजा में मैच। शारजा में मैच है। शारजा में तो 2 स्पिनर नहीं खेल सकते भाई। अभी पूरी वो वाली बात करें स्पेशली। एक सेकंड, आई एम नॉट, आई थिंक न्यूजीलैंड वाला मैच शारजा में है, इंडिया वाला मैच आई एम नॉट श्योर। इंडिया वाला हैज टू बी इन अ बिगर स्टेडियम यार, ओके, क्योंकि कैपेसिटी पूरी करनी है उन्होंने, तो वो उधर ही तो उन्होंने बैठकर आईसीसी ने अपनी इनकम जनरेट करनी है। हमें यही नहीं पता, सॉरी। लेकिन अगर उसमें बात करें तो ये कि दुबई में तो 2 खेल सकते हैं, दुबई में 2 खेल सकते हैं, अबू धाबी में भी टेक्निकली 2 खेल सकते हैं। अच्छा पहले चेजिंग वाला सवाल पे आई लव द क्वेश्चन बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एट व्हाट टाइम ऑफ द डे यू आर प्लेइंग। ठीक है, अगर तो नाइट मैच हो, कोई भी नाइट मैच, इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, तो बैटिंग फर्स्ट मेक्स नो सेंस एट ऑल इन T20 क्रिकेट। द रीजन फॉर दैट इज कि जब आप बैटिंग फर्स्ट कर रहे होते हैं तो अनलेस आप फाइनल खेल रहे हो मुल्तान सुल्तान की तरफ से आगे चलो, और वो पिच को 1,500 दफा यूज हो चुकी है। ठीक है, आप जब वो एंड ऑल्सो बिकॉज द टूर्नामेंट विल बी एट द स्टार्ट, तो पिच इतनी नहीं यूज़ हुई होगी। ठीक है, तो अगर आप पहले बैटिंग करते हैं तो लॉट ऑफ टाइम्स टीम्स लाइक पाकिस्तान स्ट्रगल, बिकॉज होता ही है कि आपका 6 ओवरों बाद एक स्कोर हो जाता है, उसके बाद आपको होता है कि आपने 200 करना है। 200 करने के चक्कर में आप 200 से कम ही करते हैं, बिकॉज यू ट्राई टू ओवर अटैक, यू लूज विकेट्स। ये वो PSL में आपने देखा कि जितनी भी टीम ने पहले बैटिंग की, दे वर ऑल सेट फॉर स्कोरिंग 200 और एंड में उनका 195, 196, 197 इस तरह करके स्कोर होता था। दैट्स बिकॉज डिड नॉट नो हाउ टू पेस दैट इनिंग्स। एंड ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल पूरी दुनिया में प्रॉब्लम है। वंस यू हैव अ क्लियर टारगेट यू कैन देन चेंज योर बैटिंग ऑर्डर अकॉर्डिंगली। फिर आप उस मुताबिक ये प्लान कर सकते हैं कि कब अटैक करना है, किस बॉलर को अटैक करना है, हु इज़ द बेस्ट मैचअप फॉर यू। ये चीज़ें आप देख सकते हैं अगर आपको टोटल पता हो जो आपने चेस करना हो। वो ये सोचा बिग मैच, ये इजी नैरेटिव है, बहुत आसान है कहना कि बिग मैच और हम चेस करेंगे ये वो। मैं सिर्फ इसकी एग्जांपल वो करें डिफेंड करेंगे, हाँ कि डिफेंड करेंगे। अब मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा कहता है जी बिग मैच के अंदर पाकिस्तान शुड ऑलवेज बैट फर्स्ट। आपको पता है पाकिस्तान का इन वर्ल्ड कप्स नॉकआउट मैचेस में हैज़ अ बेटर रिकॉर्ड व्हेन चेसिंग देन व्हेन बैटिंग फर्स्ट। ठीक है, ये फैक्ट है। इस फैक्ट को जो जितना मर्जी डिनाई करे उसकी मर्जी है कि जी यू नो। एंड देन देयर आर एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स क्या कोड होती हैं चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 2017, 92 वर्ल्ड कप फाइनल, पर उसके अलावा दूसरी एग्जांपल्स भी है 99 का फाइनल जिसमें पहले बैटिंग करके 132 पे ऑल आउट हो गए थे। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर एग्जांपल्स जहाँ पे पहले बैटिंग की पाकिस्तान स्कोर नहीं कर सका। इट मेक्स सेंस फॉर पाकिस्तान टू चेस। एज फार एज स्पिनर्स वाली बात उन्होंने की, आई एम अगेंस्ट यूजिंग ओवर छठे ओवर के बाद फ्रॉम 7th to the 14th ओवर 2 स्पिनर्स इन टैंडम अगर 8 ओवर करवा रहे हैं, अनलेस वो 2 स्पिनर सईद अजमल और शाहिद आफरीदी हैं, अनलेस वो हैं या आपकी पिच इस तरह की है। ठीक है, और मोस्ट प्रॉब्ली इतनी बुरी पिचेस नहीं होती हैं अब, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट में, अनलेस आप बांग्लादेश में खेल रहे हो जहाँ पे आप ये कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ये नहीं होगा। तो 2 स्पिनर्स अगर आपने खिलाने में तो आपको तीसरा बैकअप पेसर चाहिए। पाकिस्तान 2 स्पिनर्स इस तरह खिला सकता है कि यू प्ले 1 स्पिनर, then you have the like one all rounder। आप हफीज भी है, हफीज will also chip in with the ball। ठीक है, and you can then you know rotate your bowlers all around, but 8 overs in a row of spin against India is asking for trouble unless the pitch is spinning a lot। अच्छा, उसके अलावा एक और मैं भी आपको बात बता दूं कि हमने अबू धाबी में बड़ा देखा था कि आपके फॉर एग्जांपल मैं वैसी बात कर रहा हूँ कंडीशन वाइज, अगर आप देखें
तो अबू धाबी हो गया, वहाँ पर अगर एक साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग विंड चल रही हो तो दोनों एंड से स्पिनर को लगाना बहुत मुश्किल होता है। 8 ओवर स्पिनर्स के गेम वो जगल करना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। सो आपको अनलेस आपका एक स्पिनर ऐसा हो हु इज ऑफरिंग यू सो मच विद द बैट कि आप बैठकर उसे करके, लेकिन आपको तब भी ऑप्शन नंबर 6 नंबर 7 रखना पड़ेगा। वन ऑफ द फनी थिंग्स अबाउट अबू धाबी इज, एंड आपने पॉइंट आउट की हवा वाली बात, देयर इज वन मैच इन द PSL, आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ द मैच, जहाँ पे सारे छक्के सिर्फ एक एंड पे लगे थे। यस, बिकॉज हवा उस साइड की चल रही थी तो बैट्समैन को पता था मैंने इस एंड पे छक्के मारने, तो उस एंड पे स्पिनर लगाना तो बेवकूफ़ी है। तो दैट्स समथिंग दैट नीड्स टू बी कंसिडर्ड व्हेन यू। और अगर हवा इतनी तेज़ चल रही हो तो आपको एक आधे, मतलब अगर मैं मुल्तान की एग्जांपल दूं तो द एक्सपीरियंस्ड बॉलर हमारा जो होता था, he would be bowling into the मतलब जिस साइड पे मतलब हमारा ये वाला काम करते थे। and that's why sometimes people think कि वो इसको मार ज़्यादा पड़ गई, पर वो actually bowling against the wind and on the shorter boundary, it deserves a lot of credit. Yeah, the only exception मेरे नज़दीक अगर कोई था तो वो इमरान ताहिर was confident, but because it's इमरान ताहिर, he was confident enough कि जी जिस हैंड पे से भी आपने बॉलिंग करानी है मैं रेडी हूँ। वर्ल्ड कप के स्क्वाड के पे थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन और करते हैं। अच्छा रेहान, लोगों को लिए एक बार फिर हम ये डिस्क्लेमर दे दें कि फ़ाइनल स्क्वाड आपकी 10 अक्टूबर तक ही आनी है, बट अब तक ये जो इनिशियल स्क्वाड आई है इससे आपको काफ़ी हद तक पाकिस्तान के थॉट प्रोसेस का पता चल गया। अब इसके अंदर जो पहला सवाल आ रहा है एटलीस्ट मेरे दिमाग में वो ये आ रहा है कि अगर आप किसी भी तरीके से इस टीम को लाइन अप करें, किसी भी तरीके से लाइन अप करें, अनलेस के वो हमारी सुन लेते हैं और नंबर 4 पर किसी स्पिनिंग ऑलराउंडर को डाल देते हैं, आपका टॉप 4 इस वक्त लग रहा है कि सारे राइट हैंडर्स होंगे। ठीक है, आपके सारे राइट हैंडर्स होंगे। यू आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ न्यूजीलैंड, यू आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ इंडिया, यू आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ शाकिब अल हसन मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, उन सब ने आपके राइट हैंडर्स पे या लेग स्पिनर लगा दें या लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स लगा दें। एग्जैक्टली, द प्रॉब्लम इज़ कि आपने जब वर्ल्ड T20 के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, आप लोगों ने फ़खर को ट्राई किया इन द मिडिल ऑर्डर। ठीक है, फ़खर को आपने इसलिए ट्राई किया कि आप एक तो 4 ओपनर ले गए, फिर आपको फ़खर को ज़बरदस्ती मिडिल ऑर्डर में ट्राई करना है। अब फ़खर रिजर्व स्क्वाड के अंदर है, लेफ्ट हैंडर मिडिल ऑर्डर में जरूरी है। दैट इज समथिंग आई डू नॉट एग्री विद, बट चलें, आई एग्री विद, आई डोंट एग्री विद फ़खर नॉट बीइंग पार्ट ऑफ द मेन 15। हाँ, आई थिंक एज फार एज लेफ्ट हैंडर आर कंसर्न्ड, आपके मिडिल ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर एक मस्ट है। उसकी वजह यह है कि अगर आप सारी टीम्स देखें जिनके अगेंस्ट आप मैचेस खेलेंगे, न्यूजीलैंड के पास सोडी हैं, इंडिया के पास चाहल हैं, कि कोई भी, अफगानिस्तान के पास राशिद हैं, ऑल ऑफ देम विल बोल लेग स्पिन अगेंस्ट यू, नो मैटर हाउ गुड यू आर अगेंस्ट लेग स्पिन। अभी शोएब मलिक की बात हुई कि शोएब मलिक या सरफराज दोनों प्लेयर स्पिन रियली रियली वेल, बट इवन दे हैव इशूज हिटिंग आउट अगेंस्ट लेग स्पिनर्स। अगर आपका मैच फंसा हुआ है और आपके पास लेफ्ट हैंडर है तो एटलीस्ट वो चांस ले सकता है। तो आपके टॉप 5 के अंदर एटलीस्ट एक लेफ्ट हैंडर होना ज़रूरी है। एक तो अब बाकी आप जितनी भी टीम्स उठाकर देखें उनके पास एक से ज़्यादा लेफ्ट हैंडर होंगे, एंड दे विल यूज़ देयर लेफ्ट हैंडर वेरी वेरी क्लेवरली। स्पेशली अगर आप नॉन एशियन टीम्स देखें वो तो दे विल आप वेस्ट इंडीज़ की टीम देखें फॉर एग्जांपल, वो तो इतने ज़्यादा लेफ्ट हैंडर डाल देते हैं अपनी टीम के अंदर कि आपके टॉप 6 के अंदर कुछ 4 तो उनके लेफ्ट हैंडर्स हैं, जिसकी वजह से आप ये सोचते हैं कि वेस्ट इंडीज़ स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन, बट बिकॉज दे आर सो मेनी लेफ्ट हैंडर्स, सो लेग स्पिन उनके अगेंस्ट इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। ठीक है, तो फिर समवन लाइक हफीज़ कम्स इन हैंडी या ऑफ स्पिनर आपका हैंडी आ जाता है। एंड दैट्स समथिंग दैट पाकिस्तान नीड्स टू लुक एट कि स्क्वाड सिर्फ इस तरह नहीं अनाउंस होती कि जी बस स्क्वाड बना ली, यू नीड टू टेक इनटू अकाउंट कि कितने लेफ्ट हैंडर्स हैं और दूसरी टीम ने कितने मैचअप्स करने हैं, क्या करने हैं, उस तरीके से। one thing I loved about, and this is one thing I loved about what Multan Sultans did not this season, in the season Previous before one, this, पिछले सीजन के अंदर मुल्तान सुल्तान ने जिस तरह शान मसूद को यूज़ किया, एवरी टीम हैड अ स्ट्रैटेजी कि अब ये करेंगे और अब ये ओवर्स आएंगे तो वील अटैक देम विद लेग स्पिन और आर स्पिन, बट यू हैव अ लेफ्ट हैंडर हु प्ले स्पिन रियली वेल, और दूसरी साइड पे आपके पास राइट हैंडर है, तो आप अगर स्पिनर लगाएंगे तो एक एंड से मार पड़ेगी, अगर आप पेसर लगाएंगे तो आपको दूसरे एंड से मार पड़ेगी। नाउ दैट इज समथिंग दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। अब होता क्या पाकिस्तान में कि हम ये सोचते हैं कि फॉर एग्जांपल आसिफ अली के साथ अगर खुशदिल बैटिंग कर रहे हैं तो दैट वुड स्टिल वर्क, बट आसिफ और सोहेब मकसूद इकट्ठे बैटिंग कर रहे हैं तो कोई भी टीम लेग स्पिनर लगा देगी एंड दे कैन देन स्टॉप दर फ्लो ऑफ रन्स। आपको ये देखना है कि दोनों साइड से रन आए और दूसरी टीम कंफ्यूज रहे मैंने किस बॉलर को ओवर देना है, वो कंफ्यूजन क्रिएट ही नहीं होती, एंड दैट्स व्हाई टीम्स आर कंफर्टेबल, दे गेट थ्रू देयर ओवर्स क्विकली, एंड देन पाकिस्तान उसी सिचुएशन में होता है कि डेथ ओवर्स में मारना है व्हेन देयर बेस्ट बॉलर्स आर बॉलिंग देयर बेस्ट बॉल्स। अच्छा, आपने ब्रेक लेनी है, लेकिन आपने क्योंकि पिछले साल का मुल्तान सुल्तान की बात की तो हमारी बीच में अगर आपको याद हो तो हमारी एक मौके पर लाइनअप कराची के खिलाफ मैच था एंड वी प्लेड ज़िशान अशरफ, मोइन अली ने ओपन किया, शान 3 पर आए, रायली 4 पर आए
और उस वक्त तक उस सारी सिचुएशन ये हुई कि उस मैच में एक तो इमाद वसीम ने सिर्फ एक ओवर कराया, जो प्रॉपर एक ऑप्शन थी कराची के पास, ही वाज द कैप्टन, और उमर खान जो प्रॉबली बेस्ट इमर्जिंग बॉलर थे सब में से, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि सारे हमारे लेफ्ट हैंडर्स थे, उमर खान बॉलिंग करा ही नहीं सके, उन्हें ओवर दिया ही नहीं उन्होंने इस वजह से, बिकॉज दे वर प्रोटेक्टिंग एग्जैक्टली दैट्स हाउ यू प्लान, एंड दैट कंप्लीटली प्लेड हैवॉक विद कराचीज स्ट्रैटेजी। वक्त हो रहा है जी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ आपके इसको और शो का हिस्सा बनाएंगे, और जहां पर हम यहाँ पे बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में ये अजीब बातें होती हैं, फुटबॉल में भी अजीब बातें होती हैं, उस पर भी जरूर नजर डालेंगे। देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। आज का बहुत ही खास शो है इसलिए क्योंकि हम तो बात कर ही रहे हैं, साथ साथ आपकी भी कॉल्स आ रही हैं, एंड वे ग्रेटफुल टू यू एज ऑलवेज। हमजा ने कॉल किया जी फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम हमजा, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक है, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक जी। हमजा जी, मेरा क्वेश्चन कोचेस के कॉन्टेक्ट से रिलेटेड है। सिंस आज हमारे कोचेस से रिटायरमेंट ली है, बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा रिलेवेंट है। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि हम लोगों का ओपिनियन थोड़े से कंफ्यूज नहीं है। हम अब एक मैच में एक टीम जब एक सिलेक्ट होकर आती है और अगर फर्स्ट करें उसकी अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो हम कहते हैं कि कोच ने अच्छी टीम सेलेक्ट नहीं की, उसका डिसीजन अच्छा नहीं था। एट द सेम टाइम हम इमरान खान जैसे कैप्टन भी चाहते हैं और चाहते हैं कि कैप्टन सारी टीम को ऑन करे और सब चीजों को कंट्रोल करे। हमें लगता है ये है कि कैप्टन इमरान खान होना जैसा होना चाहिए, लेकिन कोच हमारा एक फुटबॉल मैनेजर जैसा कोच होना चाहिए कि सब कुछ उसके कंट्रोल में भी है। काफी कंफ्यूज ओपिनियन नहीं है हमारे पास। थैंक यू सो मच हमजा। आपके क्वेश्चन का, आपका क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, लेकिन पहले तो मैं कहूँ आपने दोनों की तो रिटायरमेंट ही करा दी यार, वो तो मुझे लगता है और कोचिंग जॉब्स वगैरह देख रहे होंगे। लेकिन रेहान, गुड क्वेश्चन यार। आई थिंक इस क्वेश्चन को अगर मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करूँ वो ये है कि क्या हम अननेसेसरीली ज्यादा तनकीद तो नहीं कर रहे कोचेस पर? आई थिंक ग्रेट क्वेश्चन एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ कि आप तनकीद की बात करें। आई थिंक तनकीद जो इस कोचिंग स्टाफ के ऊपर तनकीद की वजह ये थी कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर शायद किसी कोच के पास इतनी पावर आई हो कि वो एट द सेम टाइम चीफ सेलेक्टर भी थे, बैटिंग कोच भी थे और हेड कोच भी थे। फिर जब कप्तान चेंज हुआ, वो भी कप्तान सरफराज कप्तान थे, नया कप्तान लाया गया इस मैनेजमेंट के अंडर, इसलिए जो तनकीद है वो उनकी तरफ डायरेक्टेड थी बिकॉज दे हैड कंप्लीट अथॉरिटी। जहाँ तक उनका सवाल है कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि फुटबॉल मैनेजर की तरह कोच के पास पावर हो और प्लेयर के पास हो, आई थिंक बहुत फाइन बैलेंस होता है इसके अंदर। हम क्रिकेट में काम करते हैं और शुरू में आई हैड ट्रबल अंडरस्टैंडिंग द डायनामिक, बट ओवर द ईयर्स व्हाट आई फाउंड इज के प्लेयर्स को एम्पावर करना कोच का काम होता है और मैनेजमेंट का काम होता है। यू एम्पावर योर प्लेयर्स और उन्हें क्लैरिटी देनी, उनको क्लैरिटी देनी होती है। और एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कैप्टन को एम्पावर करना है। क्रिकेट उस तरह की नहीं रही। जब जो बात करते हैं हमें इमरान खान जैसा कैप्टन चाहिए, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि 80s में जब इमरान खान कैप्टन थे तो इमरान खान वुड टेक ब्रेक्स। इमरान खान कुछ पाकिस्तान में सीरीज होती थी जिसमें वो खेलते ही नहीं थे, वो छोड़ देते थे। जावेद मियादाद वुड बी कैप्टन इन दोज मैचेस। दैट इज व्हाई जावेद मियादाद हैड सच एन एक्सेप्शनल रिकॉर्ड एज अ कैप्टन, बिकॉज वो उस टाइम पे कैप्टनसी करते जब इमरान खान वाजंट डूइंग कैप्टनसी। तो ही हैड दैट ब्रेक। इतने ज़्यादा मैचेस नहीं होते थे, इतना स्ट्रेस नहीं होता था, इतने ज़्यादा फॉर्मेट्स नहीं होते थे। और दूसरी चीज़, तब सब टीमें ये करती थी, अब सब टीमें ये नहीं करती। तो अगर आप एक जगह पे यू स्टे एट वन प्लेस एंड एवरीवन एल्स इज मूविंग ऑन, तो यू विल एक्चुअली बी लेफ्ट बिहाइंड। एंड पाकिस्तान क्रिकेट के साथ यही हुआ है कि मुझे ये सवाल इसलिए पसंद आया कि अभी तक हमारी वही सोच है कि कप्तान के ऊपर सब कुछ डाल दो। ऐसे नहीं होता। एक बहुत सिंपल चीज़ है, हम ज़्यादा डेटा एनालिसिस के अंदर नहीं जाते। मैं सबसे सिंपल चीज़ है मैचअप्स। मैचअप से सिंपल चीज़ कोई भी नहीं है क्रिकेट डेटा एनालिटिक्स के अंदर। मैचअप ये है कि यार हैदर अजहर प्लेज ऑफ स्पिन रियली वेल, तो जब ऑफ स्पिनर आएगा तो मैंने हैदर अजहर को बैटिंग करने भेज देना है। या दूसरी एंड पे ये है कि अगर हैदर अजहर स्ट्रगल्स अगेंस्ट लेग स्पिन और मैं दूसरी टीम हूँ तो मैं लेग स्पिनर को ओवर दूंगा। अब ये डेटा किसने देना है? ये कैप्टन तो नहीं कर सकता, वो बेचारा। लेकिन हम तो बहुत ही सिंप्लीफाई कर देते हैं ना कई दफा यहाँ पर। मतलब इसके अंदर फर्दर भी आपको देखना पड़ता है किस किस्म का ऑफ स्पिनर और किस किस्म का वो, मतलब अगर अब हैदर अजहर के आगे हैदर अजहर जैसा ऑफ स्पिनर आ जाए तो हैदर अजहर बड़े सुकून से खेल लेगा। यू राइट बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि एटलीस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैचअप जो है वो पूरी दुनिया को है। आप कमेंट्री सुन ले, इवन कमेंटेटर्स नो व्हाट मैचअप डेटा इज। अब वेस्ट इंडीज़ की टीम उठाकर देख लें, हिटर से पूरी उनकी टीम इस वक्त हर बंदा उनकी टीम में हिटर है।
वेस्ट इंडीज़ यूज़ मैचअप डेटा, ऑल तो वेस्ट इंडीज़ के ऊपर भी यही है कि जी वो मैचअप नहीं यूज़ करते, डेटा नहीं यूज़ करते, और उनकी ये सोच है कि डेटा नहीं उन्होंने श्रीकांत को हायर किया था। श्रीकांत को हायर किया। दूसरी चीज़ वो डेटा इस तरह यूज़ करते हैं कि आप ये देखें कि वो 4 डॉट बॉलें खेल लेंगे लेकिन 2 छक्के मार के कवर कर लेंगे, क्योंकि उनको अगर लगेगा और या उनको कोई ऐसा बॉलर लगेगा इस ओवर में 20 रन ले सकता हूँ, तो वो 1 छक्का मारने का सिंगल नहीं लेगा, वो छक्का मारेगा, अगले फिर ट्राई करेगा। दैट इज बेसिक मैचअप डेटा। इट डजंट मैटर आपके 6 आउट हो, 7 आउट हो, 8 आउट हो, अगर आपको अच्छा मैचअप बॉलर मिल रहा है आप उसको मारते हैं। अब ये डेटा कलेक्ट करना कप्तान का काम नहीं है। दैट इज लाइक सेइंग के यू नो आपको मैं बैट पकड़ा के कहूँ कि आप जाके बैटिंग करें अगेंस्ट एन इंटरनेशनल क्वालिटी फास्ट बॉलर, यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट। यू माइट थिंक यू विल बट यू वोंट बी। ठीक है, सिमिलरली वो आपका काम नहीं कर सकते, आप उनका काम नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज नाउ आपको स्पेशलाइज्ड है, एवरीथिंग यू नीड टू वर्क ऑन ईच डिपार्टमेंट। अच्छा, मैं एक और भी नोशन यहाँ पे क्लियर करता चलूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ जो मैं बात करने लगा हूँ, लेकिन आज जब बात हो रही थी मिसबा के रिमूवल की या स्क्वाड की अनाउंसमेंट की, तो सबने बहुत ज़्यादा कहा कि रमीज़ राजा साहब नए चेयरमैन आ रहे हैं और उन्होंने ये सारी डिसीजंस ले ली हैं और सब कुछ हो गया। पहली बात तो यह है कि अभी तक वेल ऑफिशियली रमीज़ राजा साहब ने चार्ज नहीं संभाला, सो आई थिंक वो अपने आप को इस डिसीजन से अभी तक क्या नाम है प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी क्लेम कर सकते हैं, जो हम वकील टर्म यूज़ करते हैं। दूसरी उसके अलावा जो बात है वो ये है कि अब हम में से कुछ लोग जो क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, अ फ्यू ऑफ अस न्यू दैट समथिंग वाज हैपनिंग, कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कोई तब्दीली इज़ ऑन द कार्ड्स। कुछ जर्नलिस्ट ने बल्कि इनफैक्ट पहले रिपोर्ट भी कर दिया था कि पिछली मैनेजमेंट के दौरान ही, पिछले चेयरमैन एहसान मानी साहब के टेन्योर में ही कुछ हेड कोचेस को रीच आउट किया गया था और उनसे बातचीत हो रही थी। लेकिन आई थिंक रेहान तब भी कॉमन सेंस शायद यही कह रही थी कि प्रॉबली नॉट सो क्लोज टू दी टूर्नामेंट। मुझे पता है अभी भी हमने इसे रंग यही दिया है कि इट वॉज अ डिसीजन मेड बाय मिसबा एंड वकार। I will give them the benefit of doubt and say, okay, that was a very dignified way of asking them to recuse themselves. लेकिन let's be honest, I think इंग्लैंड की सीरीज़ के दौरान से ही काम ख़राब हुआ था। Yes, I think जो मेजर इशू आते हैं कभी भी कोचिंग स्टाफ या मैनेजमेंट के, वो यही है कि हाउ डू यू हैंडल द प्लेयर्स दैट यू हैव। अब प्लेयर्स जब इतने अनसर्टन हों कि आई थिंक 34 डिफरेंट प्लेयर्स हैव बीन ट्राइड इन T20s, वनडे इंटरनेशनल्स, 34 डिफरेंट प्लेयर्स, और इनमें से आते तो नंबर 3, नंबर 5 और 6 खेले। Yes. और आप पता है आपको कितने, अब 11 वनडे खेलने इतने पीरियड में। सो द नंबर ऑफ पीपल ट्राइड, अगर आपने ट्राई भी करना है तो आप उनको एक एक्सटेंडेड रन देते हैं। दी आई थिंक दैट्स वन रीज़न। दी अदर रीज़न इज़ के आई विल नॉट कमेंट ऑन मेंटल हेल्थ एट ऑल, बिकॉज अगर किसी की पर्सनल मेंटल हेल्थ तो वो उसमें मुनासिब नहीं है यार, मुनासिब नहीं है। और दूसरा वो उसकी डिसीजन है, बेन स्टोक्स ने भी किया है एंड इट मेक सेंस, बिकॉज मैं सबको ये बताता चलूँ कि ये कहना बहुत आसान है कि जी दे गेट पेड फॉर दिस एंड दे वर्क इन क्रिकेट एंड यू नो इट्स अ ग्लैमरस जॉब एंड एवरीथिंग, बट मेंटली इट्स वेरी स्ट्रेसफुल टू स्टे इन दीज बबल्स, वेरी स्ट्रेसफुल एंड दीज टाइम्स आर रियली टफ, और हमें वो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले ये करना इट डजंट मेक सेंस टू मी, बट देन अगेन पाकिस्तान क्रिकेट हैज़ नेवर मेड सेंस। ठीक है जी, अब एक अबसर्ड सिचुएशन से दूसरी अबसर्ड सिचुएशन पे चलते हैं, दुनिया के बिल्कुल दूसरे कोने में। हमने पाकिस्तान की तो पाकिस्तान क्रिकेट की, अब फुटबॉल की बात करते हैं। कॉन्मेबॉल का कल होना था क्वालिफायर, और ये कोई छोटा मोटा क्वालिफायर नहीं था। इट वाज गोइंग टू बी ब्राज़ील वर्सेस अर्जेंटीना, जिसके अंदर ब्राज़ील ने होस्ट करना था अर्जेंटीना को। और सूरत हाल ये हुई कि वहाँ पर स्क्वाड्स पहुँची, वार्म अप हुआ, वार्म अप के बाद लाइनअप हुआ, लाइनअप के बाद टॉस हुआ, टॉस के बाद मैच की शुरुआत हुई, और शुरुआत हो के मैच के शुरू होने के 5 मिनट बाद 5 पुलिस वाले और 2 हेल्थ ऑफिसर्स फील्ड पर आ गए, और वो फील्ड पर आकर उन्होंने मैच को रोकने की कोशिश की। उन्होंने रोकने की कोशिश इसलिए की क्योंकि उनका कहना यह था कि कुछ अर्जेंटीना के खिलाड़ी जो इंग्लैंड से आ रहे थे, उनमें लो चेल्सो हो गए, रोमेरो हो गए, मार्टिनेज हो गए और एक और थे, इन लोगों ने अपनी नेसेसरी क्वारंटीन पूरी नहीं की, तो इसलिए इन्हें उन्होंने अपनी हिरासत में लेना था। अब कहानी ये हुई कि जब इतना बड़ा इशू क्रिएट हो गया वहाँ पर फील्ड पर, तो ये सब मनाज़र आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, इतनी कन्फ्यूजन मच गई कि अर्जेंटीना और ब्राज़ील का मैच कॉल ऑफ हो गया। अब यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि ये काम इनके हेल्थ ऑफिशियल्स होटल में भी कर सकते थे,
ये काम वो लोग एयरपोर्ट पे भी कर सकते थे, ये काम मैच से पहले भी हो सकता था। सलूट है इन पुलिस वालों को और इन हेल्थ वालों को जो बीच में गए और नहीं किया। बल्कि इससे मुझे इतने कमाल किस्म के आइडियाज आ रहे हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान को वर्ल्ड कप होस्ट करे। अब देखना मैं कैसे कैसे यहाँ से लोग लगाऊंगा कि बैठकर किस किस की क्वारंटीन करवाएंगे हम उस वक्त बैठकर। तो उनकी टीम के बेस्ट प्लेयर्स बेस्ट प्लेयर्स की क्वारंटीन हो जाए। आई थिंक मुझे आई लव साउथ अमेरिकन फुटबॉल। एंड वन ऑफ द रीजंस आई लव साउथ अमेरिकन फुटबॉल इज बिकॉज इट्स फनी लाइक दिस। अगर आपको याद हो 2014 का वर्ल्ड कप, ये पुराने चीज़ें तो बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे हैं। 2014 के वर्ल्ड कप के अंदर पूरा ब्राज़ील स्ट्राइक कर रहा था कि यहाँ पे वर्ल्ड कप नहीं होना चाहिए और गवर्नमेंट वर्ल्ड कप को सपोर्ट कर रही थी और वर्ल्ड कप हुआ और फैंस टर्न्ड अप टू स्टेडियम्स एंड इन द मिडल ऑफ दैट Brazil decided to build a stadium right in the middle of the rainforest with a capacity of over 40,000 people. और सिर्फ उस वर्ल्ड कप के लिए यूज होना था, उसके बाद ना पीछे 2 मैचेस के लिए। वो वहां पे कोई क्लब एग्जिस्ट नहीं करता, वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन है ही नहीं, ठीक है। और वहां पे प्रोटेक्शन बिल पास हुआ है कि रेन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय नहीं करना, उन्होंने रेन फॉरेस्ट के दरमियान बना दिया, विच मेक्स नो सेंस। And then you go back to the 1978 World Cup. I know काफी 1978 वर्ल्ड कप की तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है। 1978 वर्ल्ड कप की स्टोरी है कि अर्जेंटीना वाज द होस्ट ऑफ द वर्ल्ड कप और उन्होंने फाइनल की टाइमिंग ही चेंज करवा दी थी अपने लिए। ऑफिशियल ब्रॉडकास्टेड, हमारे नज़दीक अगर ब्रॉडकास्टर का कोई टाइम है, हमें बिल्कुल उसे इस तरह फॉलो करना होता है जिस तरह आपके स्कूल के हेडमास्टर ने आपको इंस्ट्रक्शन दी है, आपने बिल्कुल उसके मुताबिक चलना है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जी साइड पे करो सब कुछ, हमने इतने बजे खेलना, हम इतने बजे खेलेंगे क्योंकि हमें सूट करता है इतने बजे। एग्जैक्टली। एंड माय फेवरेट इज के मैं सबको ये रेकमेंड करता हूँ कि कोलंबिया की फुटबॉल क्लब्स की जो फ्रॉम 1986 टू 1994 सिर्फ देखेंगे उनके क्लब्स करते क्या थे कि एक क्लब का दूसरे क्लब से मैच हो रहा है और अगर 1-0 डाउन है तो वो पूरी टीम को ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि वो मैच छोड़ के चले जाएं, वो सब मैच छोड़ के चले जाते थे। एंड दिस इज ऑफिशियल हाईएस्ट लेवल ऑफ फुटबॉल इन कोलंबिया एंड दिस यूज्ड टू हैपन। ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अगर आप कुछ और भी, क्योंकि पहले ही वैसे साउथ अमेरिकन और इटालियन फुटबॉल है कि इनमें आपको और फर्दर फिक्शनलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, इतनी दिलचस्प स्टोरीज होती हैं। लेकिन अगर आप तब भी इंटरेस्टेड हैं स्टोरीज वगैरह को करने के लिए तो एक अमेजोन पे बड़ी ज़बरदस्त सीरीज़ है एल प्रेसिडेंटे, ज़रूर देखें, आपको साउथ अमेरिकन फुटबॉल के बारे में और भी पता चलेगा। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फॉर्मूला 1 पे ब्रीफली बात करेंगे एंड वी विल ऑल्सो देन आंसर योर ट्वीट्स। देखते रहें स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स लाउंज ऑन जियो सुपर। अब बात करेंगे फॉर्मूला 1 की। रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपन डच ग्रांड प्री जीतने में कामयाब हो गए और सेकंड पोजीशन पे लुइस हैमिल्टन आए, थर्ड पे बोटास। और इसके बाद जो ड्राइवर स्टैंडिंग थी वो यूनिक हो गई है बिल्कुल, क्योंकि अब मैक्स वर्स्टैपन is leading the drivers charge and ranking over here। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, एक और पोडियम का फ़र्क है, लेकिन इस साल अभी तक मैक्स वर्स्टैपन इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन हैज़ हैड 7 पोडियम्स ऑलरेडी। रेहान, एक तो ये वाली बात, लेकिन दूसरी बात ये कि मैं वही वाली बात के एक और मैं सोच रहा था, वो ये कर रहा था कि देखिए कितना फ़र्क पड़ता है अगर आप सीज़न से पहले अपने मेन अपोनेंट के सारे इंजीनियर, सारे मैकेनिक सब हायर करके अपनी टीम में डाल ले, तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाता है। बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और दूसरा मुझे फ़नी चीज़ ये लगी कि वन ऑफ द इंटरव्यूज़ दैट मर्सिडीज़ गेव वाज के ये बाकी गाड़ियाँ जो हैं they're very quick। that's the idea of Formula 1, that cars have to be quick, ठीक है। and the other thing is कि आप literally Mercedes पिछले 10 साल से they have the quickest car, ठीक है। तो उसमें आई नो हैमिल्टन इज अ ग्रेट ड्राइवर एंड अकॉर्डिंग टू यू व्हिच आई डिसएग्री विद, ही इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट, आई डोंट एग्री विद दैट। you're a man of numbers my friend, numbers don't lie। yeah exactly, and I can prove by numbers that he isn't। and the thing with this is कि वर्स्टैपन बहुत देर से, आप अगर पिछले 3, 4 या 5 साल आप फार्मूला 1 फॉलो कर रहे हैं तो वर्स्टैपन वो जो प्रिटेंडर होता है, ही इज़ बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय टू दैट, कि ही इज़ द वन हु कैन एक्चुअली विन द वर्ल्ड टाइटल अहेड ऑफ हैमिल्टन। आई नो लाइक अ लॉट ऑफ ग्रेट्स फ्रॉम फार्मूला 1, फॉर एग्जांपल सेबेस्टियन वेटेल वगैरह, उनकी जर्नी जो है वो उस तरह की नहीं रही। लेकिन अभी अगर कोई बंदा हैमिल्टन को, मैंने पिछले सीजन में भी कहा था, कोई बंदा अगर हैमिल्टन को हरा सकता है वो वर्स्टैपन है। एंड इफ देयर इज़ वन कार दैट कैन गिव कॉम्पिटिशन टू मर्सिडीज is Red Bull, there's no doubt about that।
एंड इट्स फाइनली, नहीं तो इस बाय दिस टाइम ऑफ द सीजन आप तो बैठे होते थे ये सोच के कि कितने मार्जिन से हैमिल्टन वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगा, तो एटलीस्ट विद हिम देयर एंड ऑल्सो आई थिंक मर्सिडीज़ को ये भी इस वक्त बहुत गुस्सा चढ़ा होगा कि जो पिछली रेस में हुआ उसके बाद भी वर्स्टैपन गेन ग्राउंड ऑन हैमिल्टन एंड नाउ ही इज़ वन द रेस, सो दैट इज गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग. आई होप दैट फाइनली फॉर द सेक ऑफ फार्मूला 1 वी सी अ न्यू विनर. अच्छा, लेकिन एक और चीज़ ये है कि एक और अगर टेक्निकल बात करें तो ये करें कि जब से रेड बुल ने मूव किया टू होंडा द इंजन, इट हैज़ मेड अ ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि पहले ये रेनो पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे और वो भी एक बहुत बड़ी मतलब इशू चलता था, इनकी कंप्लेंट होती थी कि भाई हम तुम्हें जितने पैसे देते हैं उसके मुताबिक वी नॉट गेटिंग. देयर वाज अ टाइम एंड अपने टेक्निकलिटी के बाद देयर वाज अ टाइम व्हेन द इंजन सप्लायर फॉर मोस्ट ऑफ द कार्स वाज द सेम एज Mercedes. So obviously Mercedes was going to get the best engine for themselves, and obviously they were going to be the best team, and that's Formula 1 is very controversial like that because engine suppliers pehle agar aap early mid 2000s mein engine suppliers used to be far more than they are now. And to compete at this level, the amount of money that is spent, तो बहुत कम engine suppliers रह गए हैं, and it's very important to get the right one who chooses you to be their number one team. ठीक हो गया. और एक और बहुत जो एक सिग्निफिकेंट खबर है वो ये है कि रेड बुल का हमेशा एक ड्राइवर के ऊपर सवालिया निशान होते हैं. जब से उन्होंने मैक्स वर्स्टैपन को साइन किया, मैक्स वर्स्टैपन हैज़ बीन द पोस्टर चाइल्ड as far as Formula 1 is concerned. और अब ये जिस तरह डच अपनी होम ट्रैक पे जीते भी हैं, तो ही इज़ प्रूविंग ही इज़ रीपेइंग द ट्रस्ट दैट रेड बुल हैज़ शोन इन हिम. लेकिन उनके साथ हमेशा जो दूसरा ड्राइवर होता है उसका होता है कि कौन इस दफ़ा आएगा, कौन आएगा, क्या रेड बुल अपनी किसी दूसरी अल्फाटोरी से कोई रेसर लाने लगे हैं, कहीं और से लाने लगे हैं. खैर, सर्जियो पेरेज को रिन्यू कर लिया गया है फॉर अनदर सीजन, सो आई थिंक देयर इज़ क्लैरिटी. पिछले साल तो सर्जियो पेरेज जब अपनी आखिरी वो ग्रांड प्री जीते थे तो उसके बाद उन्हें अनाउंसमेंट हुई थी, सो दैट ऑल्सो ऑफर सम स्टेबिलिटी. चलते हैं जी अब आपके ट्वीट्स पे जाने से पहले सबसे बड़ी बात यही होता है, वैसे पता है पाकिस्तान के बाकी स्पोर्ट्समैन के साथ, कि क्रिकेट की कोई खबर आ जाती है और हम बिल्कुल भूल जाते हैं. इनाम बट हैज़ वन द वर्ल्ड बीच रेसलिंग चैंपियनशिप. इससे पहले कि मैं कोई और बात करूं, अपॉलॉजीज टू उन्हें प्रॉपर टाइम नहीं दिया जा रहा, लेकिन अगेन यही मुझे पता है कि सारे खिलाड़ियों की शिकायत होती है कि जी क्रिकेट की खबर आ जाती है तो सब वहाँ पे फोकस करना शुरू करते हैं. लेकिन अनदर फेदर इन द कैप ऑफ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट sportsman in Pakistan. One of the most dominant sportsmen in the world in his field. Yes. जितने वो titles जीते हैं, from Commonwealth Games to Asian Games to beach wrestling to everything, and उस transformation आप देखें अगर इनाम बट की, तो आई वुड सजेस्ट एवरीवन कि आप उनका सोशल मीडिया पे उनको फॉलो भी करें. द वे 16 kg लूज किए यार इसके लिए, इस टूर्नामेंट के लिए. द ट्रांसफॉर्मेशन एंड द हार्ड वर्क जो उन्होंने दैट ही इज पुट इन इज अनबिलीवेबल एंड ही डिजर्व्स ऑल द क्रेडिट. एंड मुझे उम्मीद ये है कि इनाम बट जैसे जो लोग हैं वो लोगों को इंस्पायर करेंगे और लोग स्पोर्ट को टेकअप करेंगे. ही इज़ फ्रॉम गुजरांवाला वेयर ऑलरेडी रेसलिंग वगैरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन एट अ प्रोफेशनल लेवल उस तरह नहीं होती. तो ही इज़ नाउ द पोस्टर चाइल्ड एंड आई होप मोर पीपल फ्रॉम गुजरांवाला, जहाँ पे ऑलरेडी इट्स कबड्डी इज़ अ ह्यूज स्पोर्ट देयर एज वेल, they all follow him and learn how to transform yourself into a world level athlete, which he's done. और I hope ये जितने भी लोग आ रहे हैं, तला तालिब हो गए, मैं वही कहने लगा था कि गुजरांवाला स्पोर्ट्स लाउंज इसका नाम होना चाहिए, क्योंकि हमने पहले बहुत ज़्यादा हसन अली को की तारीफ़ें करते रहे हैं, हैदर अली की भी तारीफ़ की, तला तालिब की भी की, इनाम की भी की. मैं क्या करूं, सारे आते हैं गुजरांवाला. साथ में मेरे बैठा हुआ गुजरांवाला का मेयर यहाँ पर रेहानुल हक, तो अब यही बात है कि तो बनता है. लेकिन अगेन हम कोशिश करेंगे कि हम इनाम का एक प्रॉपर आपके लिए एक इंटरव्यू लाएं एंड वी विल टॉक अबाउट दैट. जस्ट वन थिंग एंड दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू इज एंड आई एम गोइंग टू डू दिस ऑन एयर कि हम लोग किसी an entire show should be dedicated to Inam Butt and the other athletes and you should go and interview them. I would love for an opportunity to interview this. और क्योंकि मुझे तो जब से हमने स्पोर्ट्स लाउंज शुरू किया सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा ही उन एपिसोड्स का है जिनमें मुझे रेहान की जगह किसी और से बात करने का मौका मिला. चलते जी आपके ट्वीट्स की तरफ. लेट्स जस्ट हैव देम ऑन स्क्रीन. सबसे पहला ट्वीट, मुझे पता है ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है तो वील टेक अ कपल एंड वील जस्ट स्टार्ट ऑफ. लेट्स हैव द फर्स्ट ट्वीट ऑन एयर. उमेर अली जो इनफैक्ट अपनी भी पॉडकास्ट भी रन करते हैं, अपनी वीडियो कास्ट भी रन करते हैं, वो कह रहे हैं जी आज़म खान की सिलेक्शन एज अ बैकअप विकेट कीपर इज सरप्राइजिंग डिस्पाइट ही इज़ नॉट प्लेड अ सिंगल इंटरनेशनल मैच एज अ विकेट कीपर. क्या उन्हें फुल गो देनी चाहिए एज अ विकेट कीपर? और आसिफ अली का वो कह रहे हैं कि हाउ हैज़ ही स्नीक्ड इन into the World Cup squad despite being in so many failures even in the CPL. Again, CPL की पिचेस पर ना जाएं भाई, CPL की पिचेस इस वक्त बिल्कुल भी सही नहीं है. मतलब CPL वाले भी
इस वक्त वही वाली बात कर रहे हैं कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन मज़े के हो रहे हैं, लेकिन पिचेस आर नॉट समथिंग टू राइट होम अबाउट। लेकिन उधर तो मिडिल ऑर्डर का कोई सीन ही नहीं है। आसिफ अली, आई थिंक आसिफ अली की जहाँ तक बात है, लॉट ऑफ पीपल आर वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम, व्हाट ही इज़ डन फॉर पाकिस्तान एंड एवरीथिंग। एंड द थिंग विद आसिफ अली इज़ कि आप एक साइड पे कह रहे हैं कि हम शोएब मलिक को टीम में वापस लेके आना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन, एंड देन यू आर सेइंग कि आसिफ अली को टीम में नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन CPL परफॉर्मेंसेस। दोनों की CPL परफॉर्मेंसेस आप देखें। The other thing is when Asif is in the team, Asif is out of the team, I think that is not the question to be asked. The question to be asked is कि अगले 5 मैचेस जो आ रहे हैं, जो आपके न्यूजीलैंड के साथ है, फिर आपकी जो इंग्लैंड वाली सीरीज़ है, उसमें जिन प्लेयर्स को आपने सेलेक्ट किया, इट्स नॉट जस्ट आसिफ अली, खुशदिल, सोहेब मकसूद, आज़म खान, आसिफ अली, इन 4 को आप पूरा टाइम दें और फिर जब आपके 10 अक्टूबर आएगी तब आप डिसाइड करें कि इन 4 के अंदर से कौन सा प्लेयर है जो आपके साथ टीम के साथ ट्रैवल करेगा फॉर श्योर, एंड बाकी हु विल बी योर बेंच और हु विल बी ड्रॉप्ड। अब ये आपके पास इतने नंबर ऑफ मैचेस हैं कि आप ये कर सकते हैं। एंड आज़म खान की उन्होंने बात की, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है इस वक्त कि आप अपने एस्टैब्लिश प्लेयर्स को रेस्ट करवाएं, आप अपना टॉप 6 में इन 4 को डाल सकते हैं। तो लेट्स जस्ट प्ले देम एंड सी हाउ दे गो, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि एक मैच देके ड्रॉप कर। अब ये ना करें कि खुशदिल को एक मैच दिया, खुशदिल ने 4 अगले में आसिफ अली, फिर अगले में सोहेब मकसूद, फिर अगले में आज़म खान। इस तरह आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक हो गया। यू नीड टू गिव देम अ प्रॉपर फेयर चांस। आई नो टाइम बहुत कम है हमारे पास भी और टीम के पास भी, तो आई थिंक दे नीड टू गिव दीज गाइज अ फेयर चांस अहेड ऑफ द वर्ल्ड कप। एक ट्वीट और ले लेते हैं, फिर शो को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट ट्वीट जी, वी कैन जस्ट हैव दैट। काशिफ कह रहे हैं कि आपने अपनी एपिसोड में कहा था कि क्यों ना हम एक ऑलराउंडर को नंबर 4 पे भेजें, इट्स लो वैल्यू विकेट, देन व्हाई इजंट पाकिस्तान मैनेजमेंट ट्राइंग देयर ऑलराउंडर्स एट नंबर 4 लाइक शादाब, इमाद, इवन नवाज आर ऑल गुड अगेंस्ट स्पेन। अच्छा काशिफ, मैं पहले तो ये आपको क्लियर करता चलूँ, हमने कहा था कुछ सिनारियोज में लो वैल्यू विकेट है, पता चले सारी दुनिया के नंबर 4 में पकड़ के मारना शुरू कर दें कि आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं तो नहीं, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा चले ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं उस पर। खैर एनीवेज, आई थिंक व्हाट ही इज सेइंग इज समथिंग दैट वी बीन। देखिए, लो वैल्यू विकेट का कॉन्सेप्ट मैं बहुत आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लो वैल्यू विकेट है कि आपके टॉप 4 में जो एक प्लेयर है वो आपका बॉलर या आपका एक ऑलराउंडर हो, कि अगर वो आके स्कोर कर जाए इट्स एन एडेड बोनस, अगर वो फेल हो जाए तो आपकी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आपको दूसरी जगह से कहीं से कवर करके दे सकते हैं। पाकिस्तान में टॉप 3 में आप लो वैल्यू विकेट इसलिए नहीं खिला सकते क्योंकि बाबर एंड रिजवान आर गारंटीड। अगर आप उनमें से किसी को चेंज करेंगे तो आप वो दे आर नॉट एज यूजफुल लोअर डाउन द ऑर्डर बिकॉज हिटिंग पावर उनकी उतनी नहीं है। तो नंबर 4 आपका सबसे वो अच्छा बनता है जहाँ पे आप लो वैल्यू विकेट यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नवाज को लो वैल्यू विकेट यूज़ करके ऊपर भेजा और नवाज आउट हो जाते हैं जल्दी, तो फिर आपकी बैटिंग लाइनअप ऑटोमेटिकली लंबी हो जाती है। अगर वो स्कोर कर जाते हैं और वो तेज़ स्कोर कर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपेक्टेड स्कोर राइज कर जाता है। तो आइदर वे you have nothing to lose. When you have nothing to lose and you don't try something, that is very stupid in my opinion. ठीक है जी, ये थे रेहानुल हक के ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने आज हमारे शो में कॉल इन किया, अपने ट्वीट्स भेजे और हमारे साथ कमेंट शेयर किया। आने वाले दिनों में वी विल कीप आई आउट कि पाकिस्तान की कोचिंग सेटअप पे क्या बन रहा है। रूमर्स ऑलरेडी खैर वैसे हमें तो काफ़ी ज़्यादा सुनने को मिल रहे हैं कि कौन कौन इस वक्त इन द रनिंग है फॉर द कोचिंग पोजीशन, लेकिन अगेन नॉट अप्रोप्रिएट टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि मुझे कल भी वैसे कुछ प्लेयर्स के लिए मैं थोड़ा सा बुरा भी फील कर रहा था कि कल कुछ खबरें चली थी कि हमें पता चल गया है कि XYZ सेलेक्ट हो गया, उन्हें मुबारकबाद भी शुरू कर दी थी। अनफॉर्चुनेटली आज उन लोगों के नाम नहीं है, तो ज़रा थोड़ा सा उसमें आई थिंक जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती तब तक कोई भी बात इस तरह करना मुनासिब नहीं होगा। हमारा शो अपने अख्ताम पर पहुंचा, लेकिन जाने से पहले आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, वायरल वीडियो है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। इटालियन पायलट हैं डारियो कोस्टा, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की अटेम्प्ट की और उन्होंने टर्की में कटाल्चा टनल्स को में जहाज़ को बहुत लो लेवल पे फ्लाई करते हुए वो लेके गए। इट वाज पार्ट ऑफ अ डेयरडेविल स्टंट जो उन्होंने किया, एंड इन 44 सेकेंड्स ही फ्लू थ्रू दीज टनल्स और उसके बाद ही टुक ऑफ। ये वीडियो देखें। हैदर अज़हर और रेहानुल हक को अगली दफ़ा तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।